So, good morning students. Today we will continue the next remaining part of the chapter number 4, landscape of the soul. Today we will continue with the part number getting inside outsider art on page number 86. आज हम पेज नंबर 86 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, गेटिंग इनसाइड आउटर आर्ट, जिसका अर्थ होता है बाहर के व्यक्ति का कला से परिचय। When French painter Jean de Buffet moted the concept of art brut in the 1940s, the art of untrained visionary was the minority interest. जब फ्रांसीसी चित्रकारी जीन डू बफेट ने 1940 के दशक में आर्ट ब्रूट की धारणा प्रस्तुत की, तब वह अप्रशिक्षित कलाकार की कला थोड़े लोगों की रुचि की विषय थी। From its almost cold beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. और करीब करीब अज्ञात शुरुआत से प्रारंभ होकर आउटसाइडर आर्ट अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ता हुआ रुचि का क्षेत्र बनती जा रही है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. इस विधा का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण के कला के क्षेत्र में प्राप्त नहीं किया है, फिर भी वे प्रतिभा और अपनी कलात्मक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। Their works are a stimulating contrast. उनकी जो कृतियाँ होती है वो मुख्य धारा की कृतियों के प्रति एक लॉट ऑफ mainstream वस्तु में एक रोचक विपरीत प्रदान करती है। Around the time Du Buffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. करीब उस समय जब आसपास में जब डू बफेट अपनी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा था, भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा अपना स्वर्ग की रचना कर रही थी। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone. जब वर्षों पूर्व जंगल में एक छोटे से टुकड़े को जिन्हें साफ करना था, उसने शुरू किया था क्योंकि वह अपने लिए एक बगीचा बना सके। एंड रिसाइक्ल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज ए रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और जब वह पत्थर और टूटी फूटी चीजों की मदद से उसी ने आज दुनिया में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। In 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 15th issue, spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Women by the Waterfall" on its anniversary issues cover. अब 80 वर्षीय जो रचित निर्देशक नेकचंद थे, एक आउटसाइडर कलाकार में सर्वाधिक योगदान देने वाला भारतीय माना जाता है। The 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, featured Nekchand and his rock garden sculpture "Women by the Waterfall" on its anniversary issues cover. अब रॉ विजन नामक एक यूके आधारित पत्रिका जो आउटसाइडर आर्ट प्रकाशनों में एक अग्रणी है, नेकचंद ने तथा उनकी रॉक गार्डन स्थित मूर्तिकला विमेन बाय द वाटरफॉल को अपने 50वें अंक की वर्षगांठ पर अंक के कवर पेज पर मुद्रित करता है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट एंड रॉ आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टॉट एज स्टेट दैट रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अब आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट का विचार उन कृतियों के लिए था जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something nature has been dizzying heights. अब टिन से लेकर सिंक जो कि बर्तन धोने की बेसिन होती है तक कबाड़ बन चुकी कार की कोई भी चीज कला की सामग्री हो सकती है। ऐसी कला जिसे नेकचंद गजब की ऊंचाइयों तक ले गया। Recognizing his art as an outstanding testimony of
the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commissions for UNESCO will be honoring him by the way of European exposition of his works. एक व्यक्ति, नेकचंद की कला को एक व्यक्ति द्वारा अपने सपनों को साकार करने की उपलब्धि को असाधारण रूप से मान्यता प्रदान करती है यूनेस्को के स्विस कमीशन द्वारा उसे सम्मानित किया जाएगा। The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. अब नेकचंद की कृतियों को यूरोप के देशों में प्रस्तुत मिलेगी। 5 माह तक चलने वाला वैचारिक आदान प्रदान का ये प्रदर्शन रियॉम ऑफ नेकचंद अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा इटली के अग्रणी संग्रहालयों पर होगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, सबसे बड़ा पुरस्कार है बगीचों में टहलना। एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, और लोगों को मेरी रचना में आनंदित होते हुए देखना। नेकचंद सेज, इस बारे में नेकचंद कहते हैं। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय वृंदा सूरी इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन अगस्त 28, 2005। यह जो लेख है वृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया था 28 अगस्त 2005 को हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सी ऑन पेज नंबर 38 अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन इज रिटन हियर, क्वेश्चन इज contrast the Chinese view of art with the European view with examples। कला के प्रति चीनी दृष्टिकोण और यूरोपीय दृष्टिकोण के बीच जो उदाहरण हैं उनके साथ भेद बताइए। सो नाउ सी, a Chinese artist takes art as an essence of inner life and spirit, a European artist on the other hand tries to create a figurative representation of reality। अर्थात चीनी कलाकार जो होता है वो कला को आंतरिक जीवन और आत्मा का सार मानता है। दूसरी ओर एक यूरोपीय जो कलाकार होता है वो वास्तविकता का यथार्थवादी चित्रण करता है और वह समानता का भ्रम पैदा करने का प्रयास भी करता है। He wants the viewer to see his work with his eyes। वह चाहता है कि दर्शक उसकी पेंटिंग को चित्रकार की आंखों से देखे। A Chinese artist wants the viewer to enter his mind and look upon his painting as a landscape of the spirit। जबकि चीनी जो कलाकार होता है वह चाहता है कि दर्शक उसके मन में प्रवेश करे और उसकी चित्रकारी को आत्मा का भूदृश्य चित्रण समझे। वू दाओजी, द पेंटिंग ऑफ वू दाओजी रिप्रेजेंट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। और वू दाओजी की जो पेंटिंग कला के बारे में चीनी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इट इज नॉट द अदर ब्यूटी ऑफ फिगर्स दैट मैटर्स, और यह आंतरिक जीवन और आत्मा का सौंदर्य महत्वपूर्ण है। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिप्रेजेंट द वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट, दूसरी ओर वह विपरीत कला के बारे में पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी करती है। इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, और यह वास्तविकता का भ्रम पैदा करने का प्रयास भी करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंशुई। सेंशुई की धारणा को बताइए। अब सेंशुई क्या था? कला के बारे में चीनी दृष्टिकोण के अनुसार भूदृश्य एक आंतरिक चीज है, एक आत्मिक और वैचारिक संसार है। शेंसुई शब्द जिसका अक्षर से तात्पर्य होता है पर्वत जल, लैंडस्केप शब्द का ही प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ और जल दोनों मिलकर एक साथ विश्व के दो पूरक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही बात ब्रह्मांड के बारे में दाओ के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। पहाड़ है यांग, यह लंबवत स्वर्ग की ओर पहुंचता है। यह स्थिर, गर्म और शुष्क होता है, जबकि सूर्य की धूप में जल का नाम दिया गया है यिन। यह समतल और पृथ्वी पर फैला हुआ है। यह द्रव्य रूप, गीला तथा शीतल होता है। यह वैश्विक ऊर्जा को ग्रहण करने वाला स्त्रीलिंग तत्व है। इसका विपरीत तत्व है यांग, जो सक्रिय पुल्लिंग तत्व है। एक चीनी भूदृश्य में यांग और यिन दो तत्व होते हैं, और शेंसुई शब्द का अर्थ होता है यांग यिन, अर्थात पर्वत जल। सो नाउ लिसन द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ इन इंग्लिश। According to the Chinese view of art, a landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. The word Shansui, which literally means mountain water, represents the word landscape, mountain and water, to represent two complementary poles of the universe.
This also reflects the Taoist view of the universe. The mountain is yang, it reaches vertically towards heaven, it is stable, warm and dry in the sun. The water is yin, it's horizontal and resting on the earth. It is fluid, moist and cool. It is the receptive feminine aspect of universal energy. Its counterpart yang is active and masculine. A Chinese landscape has yang and yin as the two elements. The word Sanju means yang yin, which means mountain, water. Next question is, what do you understand by the terms outsider art and art brut or raw art? The concept of art brut or the outsider art or raw art was given by Jean B. Buffer in 1940s. It means the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. The concept of art brut or raw art is of works that are in raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything could be material of such a work of art. Nekchand in India has created a paradise of stone and recycled material. He has given it the name of rock garden at Chandigarh. Now, next question. Who was the untutored genius who created a paradise? And what is the nature of his contribution to art? अर्थात एक अप्रशिक्षित प्रतिभा जिसने एक स्वर्ग रचा, वह कौन था और कला को उसका योगदान किस प्रकार का है? The untutored genius is Nekchand. Untutored genius कौन था? Nekchand. He created a paradise at Chandigarh and gave it the name Rock Garden. उसने एक स्वर्ग का निर्माण किया चंडीगढ़ में और उसे नाम दिया रॉक गार्डन. He made use of stone and recycled material on a little pitch of jungle that he had created. It is considered his greatest contribution to outsider art. Nekchand did not have any formal training in art, but he has unusual talent and insight for art. He has taken his new form of art to dizzying heights. His talent has received universal recognition, Nekchand says. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation. So, this was the complete question answer part of your textbook. So, if you have any doubt or confusion in this part or in this chapter, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.